मित्रों, द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप इस समय हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों को हम लोगों ने समाप्त किया है। अब उन्हीं 4 स्तंभों के अलावा आइए कुछ जुड़ी हुई सांस्कृतिक राष्ट्रीय विचारधारा से संबंधित जो कवि और कवयित्री हैं, इनको भी हम लोग थोड़ा विचार करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे किससे, वो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि। पहली बात हम समझ लेंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा है क्या। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा वह है जिसमें समाज के आदर्श रूप को प्रस्तुत किया जाए और हिंसा का विरोध किया जाए। अंग्रेजों के द्वारा जो भी अत्याचार किए हैं उनके प्रति, उन शोषितों के प्रति जो भी वास्तव में व्यवहार लाए गए हैं उनके प्रति विरोध करना, यही सब होता है। यही सब बातें जिन कवियों में सबसे ज़्यादा वास्तव में हृदयंगम होकर के बाहर आक्रोशित रूप में निकलती हैं, उन्हीं का नाम होता है राष्ट्रीय सांस्कृतिक विचारधारा। तो उन्हीं से संबंधित कवि हैं और सबसे पहले देख लेंगे कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवियों का क्रम क्या है। तो पहले हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे काल क्रम की दृष्टि से प्रमुख कवि। तो कालक्रम की दृष्टि से लिखवाया जा रहा है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक विचारधारा के कवियों का क्रम क्या क्या रहा। तो आइए हम आप चर्चा करते हैं। सबसे पहले नाम लिया जाता है माखनलाल चतुर्वेदी। जी हाँ, माखनलाल चतुर्वेदी से क्वेश्चन किया जाता है आप सबके लिए। और ये क्वेश्चन कैसे बनता है कि माखनलाल चतुर्वेदी वास्तव में राष्ट्रीय सांस्कृतिक विचारधारा के चौथे क्रम में आते हैं। तो काल क्रम की दृष्टि से इनका क्रम क्या है? पहला क्रम है जिनका अगर जन्म पूछ लिया जाए 1889 ईस्वी से लेकर के, और इनका मृत्यु जो हुआ था वो 1968 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से इनका एक क्रम हुआ। दूसरा जो नाम आता है मित्रों वो है सियाराम शरणगुप्त। मैथिली शरणगुप्त के भाई माने जाते हैं। अब इनका जो समय पूछा जाए, समय देख लिया जाए, इनका समय है 1895 ईस्वी से लेकर के और समय है 1963 ईस्वी तक। तो 1963 ईस्वी तक इनका समय है। तीसरे नंबर पर अगर देख लिया जाए तो वो है बालकृष्ण शर्मा नवीन। मित्रों, इस नाम से जाने जाते हैं। तीसरे नंबर पर अगर राष्ट्रीय सांस्कृतिक विचारधारा के कवियों की बात की जाए तो बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनका समय क्या है मित्रों? इनका समय है 1897 ईस्वी से लेकर के 1960 ईस्वी तक इनका ये समय है। और ध्यान दीजिएगा, चौथे नंबर पर अगर देख लिया जाए तो वो है भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा है। तो आइए भगवती चरण को देख लिया जाए। इनका जो समय माना गया है वो 1903 ईस्वी से लेकर के 1903 ईस्वी से लेकर के इनका जो समय माना गया है वो 1981 है। कब है? 1981। ये इनका समय है। किसका? भगवती चरण वर्मा का समय है। आगे तथ्य की बात करते हैं। अगला पॉइंट 5वें नंबर पर किसका आता है? वो है जानी मानी कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। और मित्रों, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का समय क्या रहा?
1904 ईस्वी से लेकर के 1948 ईस्वी तक इनका समय रहा। किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान का समय रहा। कब रहा सुभद्रा कुमारी चौहान का समय? 1904 ईस्वी से लेकर के 1948 ईस्वी तक। आइए अगले नंबर की बात करते हैं। अगला नंबर है सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी मित्रों, इनका जो समय रहा, इनका जो समय माना गया है, आइए इनके समय की बात करते हैं। इनका समय है 1906 ईस्वी से लेकर के ये है 1988 ईस्वी तक, ये समय इनका रहा। और ध्यान दीजिएगा अगला जो नंबर आता है वो है श्याम नारायण पांडे। अगला नंबर आता है श्याम नारायण पांडे। इनका जो समय है ये 1907 ईस्वी से लेकर के 1991 ईस्वी तक। और अगला जो नंबर आता है, ये सब क्रम एग्जाम में पूछे जाते हैं नेट इत्यादि में। और अगला जो पॉइंट आता है वो रखा जाता है जगन्नाथ प्रसाद। जगन्नाथ प्रसाद मिले। इनका मित्रों समय अगर पूछ लिया जाए सेम यही समय है, कोई बदलाव नहीं। 1907 ईस्वी से लेकर के 1900। अंतिम में देखते हैं, अंतिम राष्ट्रीय चेतना से संबंधित जो है वो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर मित्रों, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। इनका जो समय है 1908 ईस्वी से 1974 ईस्वी तक इनका समय माना गया है। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो इन कवियों में है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आता है? माखनलाल चतुर्वेदी से। वनडे एग्जाम या यूपीएससी संबंधित बातें के यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। देखिए वनडे एग्जाम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें कौन कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी भी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन भी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है और रामधारी सिंह दिनकर है। लेकिन आप अगर टीजीटी, पीजीटी और नेट इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबका तो जन्म क्रम याद होना चाहिए और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इनके रचनाओं को भी याद करना होगा। तो मित्रों, आपको सदैव याद रहे, अगर वनडे एग्जाम से संबंधित बात होती है तो ज्यादातर माखनलाल चतुर्वेदी से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो बालकृष्ण शर्मा नवीन से, या तो सुभद्रा कुमारी चौहान से, या रामधारी सिंह दिनकर से। लेकिन और आपके अगर एग्जाम हुए उससे संबंधित जैसे टीजीटी, पीजीटी और संबंधित चाहे नेट से संबंधित कोई बात हुई, इन सबसे ज्यादातर कुछ न कुछ रचनाएं हर कवियों से पूछे जाते हैं। लेकिन ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है जिनसे वास्तव में साधारण रूप से पूछे जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवियों का जब क्रम देखते हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म है या क्रम है वो 1889 से 1968 और सियाराम शरण गुप्त का 1895 से 1963, अर्थात 89, उसके बाद 95, फिर उसके बाद 97। अब इस तरह से आपके 3, 4, 6, 7, 7 और 8 इस तरह से इनके क्रम बनाए जा चुके हैं। तो आइए अब चर्चा पर चर्चा की जानी चाहिए जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। तो आइए पहले हम देखते हैं अपने माखनलाल चतुर्वेदी जी को, जो आपके होशंगाबाद मध्य प्रदेश के बावई गांव के निवासी हैं। आइए भाई हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवियों में किससे? माखनलाल चतुर्वेदी से। यहाँ से मित्रों क्वेश्चन आता है माखनलाल चतुर्वेदी से। अब ध्यान दीजिएगा, आइए माखन की बात करते हैं। माखन का तात्पर्य होता है मक्खन से। वास्तव में मक्खन एक या माखन एक प्रभव शब्द है जिसका तत्सम वृक्षण होता है। क्या होता है? वृक्षण। तो आइए हम चर्चा करते हैं पहले कवि माखनलाल चतुर्वेदी से। माखनलाल चतुर्वेदी
चलिए चर्चा पर चर्चा हो जाए माखनलाल चतुर्वेदी से। इनका जन्म समय पहले देखते हैं। इनका जन्म समय है 1889 ईस्वी। स्थान कहाँ है? इनका स्थान है बावई गांव, जिला होशंगाबाद। कहां पर? एमपी यानी मध्य प्रदेश। आइए मृत्यु की बात करते हैं मित्रों। इनका मृत्यु समय कब रहा? मृत्यु समय है 1968। कब रहा? 1968। ध्यान दीजिएगा, माता पिता से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ज्यादातर जन्म स्थान पूछ लिया जाता है या तो समय नट इत्यादि में पूछ लिया जाता है। आइए इनका एक दो उपनाम भी मिलता है। इनको उपनाम के तौर पर क्वेश्चन आ भी चुका है आपके एग्जाम में, तो आइए देखते हैं उपनाम। ध्यान दीजिएगा, इन्हें कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। पूछा जाता है एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन कवि जाने जाते हैं? वो कौन जाने जाते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जाने जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, दूसरा भी पॉइंट आ सकता है स्वातंत्र चेतना का, स्वातंत्र चेतना का कर्म। यह दो उपनाम इनके बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भारतीय आत्मा तो कई बार आपके वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और भी आपके टीजीटी पीजीटी के भी एग्जाम में आ चुके हैं ये प्रश्न। तो एक भारतीय आत्मा स्वातंत्र चेतना का कवि किसे कहा गया है? माखनलाल चतुर्वेदी को। ध्यान दीजिएगा क्यों कहा गया था, तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ओज कोण राष्ट्रीय कविताएं लिखी, जिससे इनका नाम। ध्यान दीजिएगा, ओज कोण राष्ट्रीय कविता लिखने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? इनको उपनाम से क्या जाना गया? तो कौन सा उपनाम होगा? एक भारतीय आत्मा या स्वतंत्र चेतना का कवि, इस नाम से इनको जाना गया। तो यहां से भी क्वेश्चन मित्रों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आइए और कुछ मुख्य तथ्य में देखते हैं इनके लिए पॉइंट, जिससे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। कई बार एग्जाम में मुख्य तथ्य से भी क्वेश्चन आ गया, तो पहले इसको देख लेते हैं एक बार। उनका जन्म समय है 1889 से और बावई गांव, जिला होशंगाबाद, यूपी से। मृत्यु समय है 1968 में और उपनाम में क्या जाना जाता है? एक भारतीय आत्मा या स्वतंत्र चेतना का कवि। तो आइए मित्रों अगले तथ्य की ओर चलते हैं माखनलाल चतुर्वेदी से। और भी क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं, तो चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए। चलिए लिखते हैं मुख्य तथ्य, यानी इनसे संबंधित मुख्य तथ्य क्या क्या हो सकते हैं। आइए कुछ मुख्य तथ्य के तौर पर भी देखते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक विचारधारा के कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित। यहाँ लिख सकते हैं माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित मुख्य तथ्य। आइए कुछ तथ्य की बात कर लेते हैं। वास्तव में पहला तथ्य देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में राष्ट्र प्रेम व, बहुत महत्वपूर्ण, राष्ट्र प्रेम व
भावना का वर्णन। बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है इनकी कविताओं में किससे संबंधित इनकी कविताओं का उल्लेख है। वास्तव में माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में राष्ट्र प्रेम व आत्मोत्सर्ग की भावना का वर्णन मिलता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और ध्यान दीजिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी को राष्ट्रीय प्रेरणा लोकमान्य तिलक व महात्मा गांधी से मिली। माखनलाल चतुर्वेदी को राष्ट्रीय प्रेरणा लोकमान्य महात्मा गांधी या लोकमान्य तिलक, इन दोनों से वास्तव में राष्ट्रीय चेतना मिली थी, जिससे प्रेरित होकर के वास्तव में ये इनसे संबंधित कुछ कविताएं भी लिखे और देश और आत्मोत्सर्ग या बलिदान स्वरूप कविताएं लिखे थे। क्वेश्चन आ सकता है, माखनलाल चतुर्वेदी वास्तव में राष्ट्रीय जब भावना व्यक्त हुआ इनके हृदय में, तो ये राष्ट्रीय भावना को कविता के माध्यम से व्यक्त करने का जो श्रेय प्राप्त हुआ तो किससे मिला, तो लोकमान्य तिलक से और महात्मा गांधी से। और ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, इनकी भाषा अनगढ़ रूप में, अनगढ़ का तात्पर्य इसमें कहीं कहीं ब्रज भाषा, कहीं कहीं खड़ी बोली, कहीं कहीं तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द के रूप में, तत्सम शब्द के रूप में, खड़ी बोली के रूप में, ब्रज भाषा के रूप में कहीं कहीं इनकी भाषाओं में कविता मिलती है। इसलिए इनकी भाषा किस रूप में है, अनगढ़। अनगढ़ का तात्पर्य जिसमें व्याकरण का कहीं कहीं उल्लेख। और ध्यान दीजिएगा, तो माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में राष्ट्र प्रेम व आत्मोत्सर्ग की भावना का वर्णन मिलता है। माखनलाल चतुर्वेदी को राष्ट्रीय प्रेरणा लोकमान्य तिलक व महात्मा गांधी से मिली थी और इनकी भाषा अनगढ़ है। और ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट, माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता या प्रसिद्ध कविताएं निम्न। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इनकी केवल कविता की बात मैं कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, पुष्प की अभिलाषा, किसकी अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा बहुत महत्वपूर्ण कविता है, जहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है। तो पुष्प की जो अभिलाषा कविता है ये माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है, काव्य संग्रह नहीं है। ये क्या है, ये इनकी कविता है। और पूछा भी जाता है, वास्तव में पुष्प की अभिलाषा में जो वीर परक इन्होंने, जो देश के प्रति इन्होंने कविता लिखा है, इसके प्रति अंग्रेजों ने क्या किया था, वास्तव में इन्हें जेल में डाल दिया था। और ध्यान दीजिएगा, इसी कारण से इनको 3 बार जेल हुआ था। कितनी बार, 3 बार जेल हुआ था। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि 1921 में इनको जेल में जब डाला गया था, वास्तव में तो उस जेल में जाने के कारण कौन कविता बनी, कौन है, पुष्प की अभिलाषा। तो आइए थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं इस पॉइंट को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, इस कविता के उपरांत इन्हें, इस कविता के उपरांत इन्हें जबलपुर, बिलासपुर
के जेल में 5 जुलाई 1921 ईस्वी में डाल दिया तथा वहीं पर वीर सैनिकों को जागृत करने के लिए यह कविता लिखा था। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने इस कविता को वास्तव में पुष्प के विलासा कविता को कहाँ लिखा? जेल में। कहाँ के? बिलासपुर के जेल में लिखा था। और ध्यान दीजिए कब लिखा था? 5 जुलाई 1921 ईस्वी में। वास्तव में ये जून का महीना था और एक बाजार का नाम है जिसका नाम है शनिचरी। शनिचरी एक बाजार है। उसी बाजार में ये खड़े होकर के देश के प्रति भाषण दे रहे थे। यह बात अंग्रेजों को अच्छी ना लगी और अंग्रेजों ने पकड़ करके इनको जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया तब वास्तव में इन्होंने जेल में अपने सैनिकों को जागरूक करने के लिए पुष्प की अभिलाषा नामक ये कविता लिखा। तो आइए और भी बातें हैं इससे संबंधित। क्वेश्चन यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बनता है। इनके पुष्प की अभिलाषा के अलावा और भी महत्वपूर्ण कविताएं हैं। उन कविताओं को जरूर हम लोग लिखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाता है ये किसकी कविताएं हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन कविताओं से अति महत्वपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है पुष्प की अभिलाषा कविता के अलावा इन्होंने, ध्यान दीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला कामा जवानी कामा पर्वत की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा नाम शीर्षक कविता भी लिखा था। शीर्षक कविता भी लिखा था। ध्यान दीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वास्तव में इन्होंने कौन कौन कविताएं महत्वपूर्ण लिखे थे। तो पुष्प की अभिलाषा सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और आपसे पूछा जा सकता है कैदी और कोकिला किसकी कविता है। कैदी और कोकिला जो कविता है किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। जवानी इन्हीं की शीर्षक कविता है। पर्वत की अभिलाषा ये भी इनकी शीर्षक कविता है। तो पर्वत की अभिलाषा, जवानी, कैदी और कोकिला व पुष्प की अभिलाषा, ये 4-5 कविताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है जहां से क्वेश्चन किया जा सकता है। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी को 1921, 1923, 1930 ईस्वी में 3 बार जेल जाना पड़ा। ध्यान दो भाई, कई बार जेल गए बताओ। एक कवि होने से, एक वास्तव में अपने देश की रक्षा है कविता लिखने से इनको कितनी बार जेल जाना पड़ा? इनको 3 बार जेल जाना पड़ा। कितनी बार? 3 बार उनको जेल जाना पड़ा। कब कब? 1921 में गए, 1923 में गए और 1930 ईस्वी में ये 3 बार क्या किए? वहां जेल। तो आइए और भी कुछ बातें देख लेते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्यों में इनकी कविताओं का मूल उद्देश्य था राष्ट्रीय चेतना का विकास। तो राष्ट्रीय चेतना का विकास हो, यही इनका मूल क्या था, उद्देश्य था। तो आइए अब इनके कुछ वास्तव में कविता से संबंधित तो बात हो गई, लेकिन कुछ काव्य संग्रह भी है, कुछ निबंध भी हैं और कुछ नाटक भी हैं। तो आइए अब लिखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं। तो माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाओं से आइए पहले हम लोग क्रम देखेंगे, जैसा क्रम एग्जाम में पूछा जाता है, इस क्रम को जरूर याद रखेंगे। तो आइए माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित कुछ क्रम को भी हम लोग देखते हैं, पॉइंट ग्रुप में क्या क्या क्रम इनसे रहे। तो चलिए पहले लिखते हैं काव्य संग्रह। रचनाएं में पहले हम लिखेंगे काव्य संग्रह। इनके काव्य संग्रह का पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले एक क्रम बना लेते हैं। क्रम से लिखेंगे तो हमारे लिए आपके लिए बहुत उपयुक्त होगा। आइए काव्य संग्रह का इस तरह से बना लेते हैं। तो चलिए क्रम देखते हैं क्या क्या बातें रही। हिम किरीटिनी बहुत महत्वपूर्ण है, ये इनका पहला काव्य संग्रह है। क्या है, पहला काव्य संग्रह है। इसकी रचना इन्होंने 1941 ईस्वी में किया था। और ध्यान दीजिए, लिख सकते हैं यह इनका पहला काव्य संग्रह। क्या नाम है, हिम किरीटिनी। क्वेश्चन यहां से किया जा सकता है हिम किरीटिनी से। और भी तथ्य की बात करते हैं। दूसरा है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हेम तरंगिनी। इसकी रचना इन्होंने 1949 ईस्वी में किया था। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आइए यहाँ के क्वेश्चन कुछ बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, इस रचना पर इन्हें 1955 ईस्वी में साहित्य अकादमी, बहुत महत्वपूर्ण, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार था। अब देखिए यहां से दो क्वेश्चन बना। पहली बात आपको ये याद होगा, हिम तरंगिनी किसकी रचना है, तो हिम तरंगिनी है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना। देखिए क्वेश्चन कैसे सेट किया जाता है, जितने किसी पुरस्कार से संबंधित पुरस्कृत रचनाएं होती हैं उनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वास्तव में हिम तरंगिनी किसकी रचना है, तो माखनलाल चतुर्वेदी की। फिर पूछा जा सकता है हिम तरंगिनी रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला था, तो हिम तरंगिनी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य में पहला अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसी को मिला है, किसे मिला है, माखनलाल चतुर्वेदी के। इसलिए दो क्वेश्चन बना कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कवि कौन है, प्रथम कवि कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना कौन है प्रथम, तो हिम तरंगिनी। देखिए कई क्वेश्चन बन गए। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से और क्वेश्चन बन सकता है हिम तरंगिनी से। यहाँ से क्वेश्चन और क्या बन सकता है, इसी रचना पर इन्हें देव पुरस्कार मिला था।
अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि देव पुरस्कार इन्हें किस पर मिला, तो देव पुरस्कार भी किस पर मिला, हिमतरंगिनी पर। तो मित्रों, 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो। पहली बात, हिमतरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हो गई। और अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत पहली रचना कौन है, कौन है हिमतरंगिनी, किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, इस पॉइंट को आप लोग सीख रहिएगा। अगली रचना का नाम है भैया माता। माता से उतना क्वेश्चन है, लेकिन क्रम जरूर याद होना चाहिए। ये 1952 में लिखी गई रचना है। अगली रचना का नाम है, पूछा जा सकता है, वो है समर्पण। समर्पण, इसकी रचना देख लेंगे क्या है, ये 1956 में है। और अगली रचना है इनकी युगचरण, ये भी 1956 में लिखी गई रचना है। और भी कुछ रचनाएं यहाँ से हैं, लिख देते हैं जो इनसे संबंधित हैं। एक मिनट, ये चरण इसको मिटा देते हैं, इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सारी रचना का नाम ताकि लिख ले जाए। तो हिमकिरीटिनी 1941, हिमतरंगिनी 1949, माता 1952, समर्पण 1956, युगचरण ये है 1956। अब ध्यान दीजिएगा, हिमतरंगिणी पर इन्हें साहित्य अकादमी, जो हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किस रचना पर, हिमतरंगिणी पर, और इसी पर देव पुरस्कार भी मिला था। इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, और क्रम से लिखवा दे रहे ताकि एक क्रम आपका बना रहे, क्रम से आपके वास्तव में क्वेश्चन टूटने नहीं पाए। अगले पॉइंट चलते हैं, बेरुलो गूंजे धरा। तो यहां से लिख देते हैं, और भी रचना के दो क्रम है, बेरुलो गूंजे धरा। इसका प्रकाशन हुआ था 1962 ईस्वी में, बेरुलो गूंजे धरा। यहां से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, बेरुलो गूंजे धरा का प्रकाशन कब हुआ, इस काव्य संग्रह का भी प्रकाशन हुआ था 1962 ईस्वी में। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला है पॉइंट रूप में बिजली काजल आंच, बिजली काजल आंच, इसका प्रकाशन भी वही है 1962 ईस्वी। और अंतिम है मंजर आदि, मंजर आदि, इसका प्रकाशन है 1963। तो मित्रों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही 8 इनके मुख्यतः काव्य संग्रह है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि माखनलाल चतुर्वेदी के प्रमुख काव्य संग्रह कौन है, क्रमवत बताएं। तो ऐसे क्रमवत सजा के दे देगा। कभी कभी हिमतरंगिनी पहले कर देता है, हिमकिरीटिनी बाद में कर देता है। आपको ये नहीं देखना है, आपको देखना है क्रम क्या क्या सजाया गया। पहले हिमकिरीटिनी 41, हिमतरंगिनी 49, माता 52, समर्पण 56, युगचरण 56, बेरुलो गूंजे धरा 62, और बिजली काजल आंच रही 62, और मंजर कादिर ये 1963 में है। इस तरह से पॉइंट को थोड़ा याद रखिएगा। ये आपके माखनलाल चतुर्वेदी के आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह में सबसे ज्यादा जो आपके लिए क्वेश्चन बन के आएगा वो हिमतरंगिणी से आएगा। कहाँ से आएगा, हिमतरंगिणी से आएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आइए चर्चा करते हैं अगले तथ्य की ओर। अगला पॉइंट आपके लिए जान रहा है, ये है माखनलाल चतुर्वेदी के प्रमुख पत्र। तो आइए पहले इनके कुछ समाचार पत्रों को देख लेते हैं, पत्र से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये तो काव्य संग्रह रहा, तो आइए अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं जो इनके प्रमुख पत्र की ओर है। तो चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए। इनके प्रमुख पत्रों से भी क्वेश्चन किया जा सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो रचना में दूसरा क्रम आता है प्रमुख पत्र। तो 3 पत्र
क्वेश्चन पूछा जा सकता तीनों पत्रों से। एक है भैया कर्मवीर, क्या है? इसका प्रकाशन है 1919 ईस्वी। आपको मालूम होगा 1919 ईस्वी इतिहास के विषय वस्तु से सबसे महत्वपूर्ण डेट है, सबसे महत्वपूर्ण ईस्वी है। क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इस तरह से मित्रों कर्मवीर पत्र भी उसी समय प्रकाशित किया गया। और ध्यान दीजिएगा, यह पत्र वास्तव में वीर परख, चेतना परख उद्देश्य को लेकर के लिखा गया था। इस पत्र को इसके पहले भी कई लोगों ने निकालने का प्रयास किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो भूमिका निभाई किसने? माखनलाल चतुर्वेदी ने। कब? 1919 ईस्वी में। यह एक साप्ताहिक पत्र था। कैसा पत्र था? साप्ताहिक पत्र था, जो जबलपुर से निकाला गया। यह साप्ताहिक पत्र है जिसे जबलपुर से प्रकाशित किया गया। तो कर्मवीर 1919 का पत्र है। किसका पत्र है? माखनलाल चतुर्वेदी का। आइए अगले पत्र की बात करते हैं, जिसका नाम प्रताप। ध्यान दीजिएगा, प्रताप का तो वास्तव में गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में ही प्रकाशन कर दिया था, लेकिन इनके द्वारा जब प्रकाशन किया गया तो 1924 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1924 ईस्वी में। ये भी एक साप्ताहिक पत्र के रूप में ही किया गया। कैसा पत्र? साप्ताहिक पत्र। यह भी एक साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रकाशित किया गया। कौन पत्र है ये? प्रताप। सबसे पहले इसका प्रकाशन 1913 में किसने किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने 13 में ही कर दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने कुछ और रूप को समाहित करके प्रताप नामक पत्र को 1924 में साप्ताहिक पत्र के रूप में, कुछ लोगों का मानना है ये भी कानपुर से निकाला गया। तो आइए चर्चा करते हैं अगले पत्र की ओर। अगला इनका पत्र क्या है? वो है प्रभा। क्या है? प्रभा। तो प्रभा का इन्होंने प्रकाशन किया था 1926 ईस्वी, 1926 ईस्वी में। लेकिन यह एक मासिक पत्र है। कैसा पत्र है? मासिक पत्र है। वास्तव में कालूराम एक थे और एक बालकृष्ण शर्मा नवीन थे। तो कालूराम और बालकृष्ण शर्मा नवीन ने इसका प्रकाशन 1913 में ही कर दिया था, लेकिन वास्तव में 1913 ईस्वी में ना होकर के बाद में इसका विस्तृत रूप प्रकाशित हुआ प्रभा का। कब हुआ? 1926 ईस्वी में। किस पत्र के रूप में? मासिक पत्र के रूप में हुआ। और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन किया जा सकता है, यह बाद में कानपुर से प्रकाशित हुआ। कहां से? कानपुर से। इस तरह से 3 पत्र से क्वेश्चन किया जा सकता है। कर्मवीर, प्रताप, प्रभा किसके पत्र हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी के पत्र हैं। 1919 ईस्वी में कर्मवीर, 1924 में प्रताप और प्रभा 1926, यानी 19 तो एकदम याद हो गया होगा। 2 है वास्तव में 4 2 6 8 26 वही होगा। तो भैया 1924 प्रताप और 1926 में क्या हुआ? प्रभा हुआ। तो प्रताप प्रभा दोनों एक समानार्थी शब्द भी लग रहे हैं। इधर प्रताप है, उधर प्रभा है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रा इसमें प्रा उसमें दोनों को याद कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ये इनके हो गए प्रमुख। तो कोई बताओ भाई फट से, कर्मवीर का प्रकाशन कब हुआ? तो 1919, प्रताप का 1924, प्रभा का 1926। पूछा जा सकता है इसमें कौन सा पत्र था जो प्रारंभ में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो कौन होगा? प्रताप होगा। नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा पहले कौन निकाला गया? प्रभा हुआ। इस तरह से यहाँ से भी क्वेश्चन घुमा कभी पूछा जा सकता है, जानकारी आपको होनी चाहिए। ये इनके प्रमुख पत्र हो गए। अब आइए चर्चा करते हैं इनका प्रमुख वास्तव में निबंध क्या है। तो प्रमुख निबंध देख लेते हैं। प्रमुख निबंध इनके भैया द्वितीय है। उन दोनों का नाम क्या है? साहित्य देवता।
प्रमुख निबंध का नाम क्या है? साहित्य देवता। इसका प्रकाशन 1942 कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। और अगला जो है वो अमीर इरादे गरीब इरादे, अमीर इरादे और गरीब इरादे, इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी। ये इनका प्रमुख पत्र हो गए, सॉरी निबंध हो गया, साहित्य देवता और अमीर इरादे गरीब इरादे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि साहित्य देवता या अमीर इरादे और गरीब इरादे ये प्रमुख निबंध किसके हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक विचारधारा के पहले कवि हैं। तो ये निबंध रखना है भैया, दो निबंध तो आप लिख सकते हो। और अगला पॉइंट डाल देंगे, प्रमुख कहानी। अब जैसे निबंध आपने लिखा तो वैसे भैया दो ठीक कहानी लिख लियो, और दो ठीक कहानी लिख देते हैं पॉइंट के रूप में। द्वितीय कहानी है भैया, चलिए वनवासी और कला का अनुवाद। अब कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे अनुवाद लिखा कहते तो अनुवाद ग्रंथ है, लेकिन वास्तव में वनवासी और कला का अनुवाद ये वास्तव में 1953 ईस्वी प्रकाशित हुआ, और ये हुआ 1954 ईस्वी। तो द्वितीय कहानी, द्वितीय निबंध। कहानी में साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, और कहानी सॉरी निबंध में और कहानी में वनवासी और कला का अनुवाद। ये आपके पॉइंट हो गए प्रमुख निबंध, प्रमुख कहानी। तो प्रमुख निबंधों में साहित्य देवता हो गए, अमीर इरादे गरीब इरादे, और प्रमुख कहानी में अगर पूछ लिया जाए वनवासी हो जाएगा और कला का अनुवाद हो जाएगा। ये दोनों कहानी हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। इनका एक प्रमुख नाटक है, आइए नाटक भी देख लेते हैं। एक ही नाटक है, देखिए क्वेश्चन कब कहाँ से आ जाए कोई पता नहीं है। थोड़ी थोड़ी चर्चा पर चर्चा अगर आप लोग याद रखे रहेंगे तो वास्तव में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही लाभप्रद होगा। तो प्रमुख नाटक, तो भैया हो नाटक यक्कय नाटक है, यही लिख लिया जाए। का है वो? कृष्णार्जुन युद्ध। का नाम है नाटकवा का? कृष्णार्जुन युद्ध। कृष्णार्जुन में देख समझे, कृष्ण प्लस अर्जुन, कृष्णार्जुन हो गया। और कृष्णार्जुन में पूछे कौन समास है? तो द्वंद्व समास है, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन है। तो कृष्ण अर्जुन युद्ध जो है ये इनका प्रमुख क्या है? नाटक है, जिसकी रचना 1918 ईस्वी में। जिसकी रचना कब हुई थी? 1918 ईस्वी में। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है माखनलाल चतुर्वेदी से। तो ये रहे प्रमुख इनके नाटक। प्रमुख नाटक का तात्पर्य पूछा जाए, प्रमुख कहानी पूछा जाए, प्रमुख निबंध पूछा जाए। नाटक में पूछा जाए तो कृष्णार्जुन युद्ध हुआ, और कहानी में जब पूछा जाए, कहानी के तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, दो कहानी है, दो निबंध हैं। दो कहानी दो निबंधों में तो निबंध की बात है साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, और इस तरह से कहानी के रूप में दो ही कहानियां हैं। कला का अनुवाद रखा गया है, और अगले तथ्य का नाम आपके समक्ष रखा गया है, जो वनवासी के तौर पर जाना गया है। तो आइए चर्चा करते हैं इनके प्रमुख पंक्ति के नाम से। तो लिखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख पंक्तियां। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख पंक्तियां। ध्यान दियो भैया, इनके एक पंक्ति द्विपंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए लिखा रहा हूं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना है। बताइए कितनी बढ़िया है, उसकी अभिलाषा से कविता ली गई है। मातृभूमि पर
जाते जहां वीर। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाए मुझे तोड़ लेना, मनमाने उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शेष चढ़ाने जाते जहां वीर ने। ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी की किस शीर्षक कविता से है? तो हमार भैया हो कहाँ से है? पुष्प की अभिलाषा। तो पुष्प की अभिलाषा कविता से है ये। यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। और पॉइंट के रूप में चलते हैं। अगली कविता में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? रक्त है या नसों में शुद्ध पानी। रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तो शेष दे देकर जवाब। यहां लिख देते हैं, जांच कर तू शेष दे देकर जवाब। ये भी मैंने बताया था एक शीर्षक करता है क्या? जवानी से किया गया है। तो ये पॉइंट दो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शेष चढ़ाने जाते जहां वीर ने। और रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शेष दे दे देकर जवानी। कितनी बढ़िया करता है, कितने देश के जवानों को जागृत करने के लिए बात की गई है। तो इस तरह से माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित हमने कुछ काव्य संग्रह को लिखाया, कुछ कविताएं शीर्षक कविताएं हैं और कुछ नाटक हैं, कुछ कहानी है और इस तरह से कुछ निबंध हैं। इन पॉइंट को अगर आप लोग बेहतर समझेंगे तो हमेशा के लिए आप तत्पर रहेंगे। इस तरह से बावई गांव के निवासी होशंगाबाद जिला एमपी के रहने वाले माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु जब निधन बताया जाता है तो इनका जो निधन हुआ 1968 ईस्वी में हुआ। एक भारतीय आत्मा के नाम से, स्वतंत्र चेतना के कवि के नाम से या उपनाम से जाने जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पुष्प की अभिलाषा वास्तव में और कैदी और फूल की कोकिला के रूप में और जवानी व पर्वत के अभिलाषा के रूप में इन्होंने शीर्षक कविताएं भी लिखे थे। और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनका पहला काव्य संग्रह क्या है? तो मित्रों, पहला काव्य संग्रह इनका क्या रखा गया है? वो हिम किरीटनी है। और दूसरा जो काव्य संग्रह है हिम तरंगिनी, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी यानी हिंदी साहित्य का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और प्लस देव पुरस्कार भी इन्हें मिला था। किस रचना पर? हिम तरंगिनी पर। इस तरह से माता और समर्पण, युग चरण, बेरलो गुजे धरा, इस तरह से अनेक इन्होंने शीर्षक कविताएं भी लिखी और काव्य संकलन भी लिखा। और इनके प्रमुख निबंधों की बात अगर की जाती है तो इस तरह से प्रमुख निबंध में 2 निबंध हैं, 2 ही कहानी है। साहित्य देवता निबंध है और पूछा जा सकता है, साहित्य देवता महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, पूछा जा सकता है अमीर इरादे गरीब इरादे किसके निबंध हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी के हैं। वनमाली और कला कामवादी 2 प्रमुख कहानी हैं और कृष्ण अर्जुन युद्ध जो हुआ है ये इनका प्रमुख नाटक है। अब तो मित्रों अपेक्षा करता हूँ कि माखनलाल चतुर्वेदी से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग इन्हें विशेष तौर पर बता सकते हैं। इनके 3 पत्र भी हैं। कौन कौन पत्र है? वो कर्मवीर है और प्रभात है और प्रभात करके है। तो तीनों पत्रों से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो आपसे कभी भी इस तथ्य से क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो अपेक्षा करता हूँ कि इस पॉइंट को आप लोग हमेशा के लिए इसे बता सकते हैं। तो आज के लिए ये क्लास यहीं तक रहेगी। बाकी क्लासें अगले कक्षा में मिलेंगी और अगले वीडियो में आपको मिलेंगी। लेकिन इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा या कोई बातें आपसे या हमारे द्वारा न समझ गई होंगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को निस्संदेह लिख सकते हैं। और वीडियो अगर समझ में आया हो मित्रों, आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।